नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय हमने लिया है द हिंदू अखबार से। क्यों लिया है? क्योंकि बहुत दिनों से इंडियन एक्सप्रेस अखबार से ले रहे थे, बट ज्यादा बड़ा कारण ये है कि इकोनॉमी पर आपकी अक्सर ये कमेंट सेक्शन में गुजारिश होती है, फीडबैक होता है कि हमें इकोनॉमी ज्यादा कवर करनी चाहिए। अक्सर मिलते नहीं है उस पर संपादकीय। आज द हिंदू में एक संपादकीय उस पर मिला, हमने उसको कवर किया। लिखा है अरुण मायरा साहब ने, जो टाटा ग्रुप के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं, इंडियन प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर रहे हैं, अक्सर अर्थशास्त्र के विषयों पर लिखते हैं और बहुत अलग तरीके से, एक अलग बिल्कुल मुख्तलिफ राय कई मुद्दों पे रखते हैं, इसलिए पढ़ना इनको इंटरेस्टिंग होता है। नाम मैं अक्सर इसलिए बता देता हूं, इसलिए नहीं कि आप अपने फेवरेट स्कॉलर्स चुन लें या फेवरेट विद्वान चुन लें। आपकी जानकारी थोड़ी ज्यादा इंटीमेट हो जाती है जब आप ये भी जानते हैं कि किस लेखक ने ये बात कही है। इस बात को, हर बात को आप अपनी कसौटी पर कसें। यह भी ध्यान रखें कि एक पक्ष से ये बात कही गई है, कल को दूसरा संपादकीय आ सकता है जो इसके दूसरे पक्ष की बात करेगा। आपको एक बेहतर नागरिक बनना है, कुशल प्रशासक बनना है, जो भी बनना है, उसके लिए एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू होना जरूरी है। हमारी कोशिश होती है कि वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंच सके। तो खैर, अरुण मायरा साहब ने संपादकीय क्यों लिखा है कि भाई जो इंडियन इकोनॉमी की पाई है, एक तरीके का जो पिज्जा के रूपक में ये भारतीय इकोनॉमी को समझा रहे हैं, उसमें से किसको कितना बट रहा है वो बदलना चाहिए। ये बात वो किस चीज के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? तो हाल ही में हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो उनको आरक्षण दिया गया था, उसको बरकरार रखा है। 3-2 की मेजोरिटी से ये निर्णय आया था। तो ठीक है, एक तो बहस उस पर चल रही है कि कोर्ट का निर्णय ठीक है कि नहीं है, ये बहस हमेशा चलेगी। लेकिन उससे एक बड़ा सवाल उभर के आ रहा है, उन सवालों पर चर्चा है और उन्हीं सवालों के समाधान की या उन पर सोचने की गुजारिश करता है ये संपादकीय। तो हम बहुत बिंदुवार चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रॉड वैचारिकी हमें समझने की कोशिश करनी है। कई अच्छी किताबों का इसमें जिक्र आएगा, अच्छे लेखकों का जिक्र आएगा या महत्वपूर्ण लेखकों का जिक्र आएगा। हम उन महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में भी आज थोड़ा सा जान लेंगे। कुछ विचारधाराओं का भी जिक्र आएगा जो खास तौर पर अर्थशास्त्र के फील्ड में रही, जैसे कि कैसे की हम देख लेंगे कैसी, लेकिन हम उन सब विचारधाराओं का भी जिक्र करेंगे। तो शुरुआत में क्या कहते हैं अरुण मायरा साहब कि देखिए, ईडब्ल्यूएस का जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह बात तो अपनी जगह है कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया, लेकिन अब 50% की लिमिट एक प्रकार से रिजर्वेशन की क्रॉस हो गई। इसका जो सबसे बड़ा रूप हमें देखने को मिलता है वो ये कि अब भारतीय जनसंख्या का अधिसंख्य हिस्सा, बहुसंख्य हिस्सा, 50% से ज्यादा यानी मेजॉरिटी हिस्सा रिजर्वेशन के एम्बिट में है। रिजर्वेशन क्यों दिया गया था? डिस्क्रिमिनेशन जो आपने फेस किया है, भेदभाव जो आपने फेस किया है, हिस्टोरिक भेदभाव, उसके आधार पर रिजर्वेशन दिया गया था। अब 50% से ज्यादा जनसंख्या मानती है कि उनके खिलाफ भेदभाव हुआ है, जाति के आधार पर या क्लास के आधार पर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनके आर्थिक आधार पर। तो उस पर ये बोलते हैं कि जब अब देश का बहुसंख्य हिस्सा ये मानने लग जाए कि हमारे खिलाफ किसी ना किसी प्रकार का भेदभाव हुआ है, तो हमें समझना होगा कि सरकार के हाथ में बहुत लिमिटेड पावर रह गई है। क्योंकि आप कब तक, जब 50% से ज्यादा जनसंख्या खुद को डिस्क्रिमिनेशन का शिकार मानने लगी है, तो कब तक जो हम लीगल रेमेडी के तौर पर रिजर्वेशन देते हैं उससे उनको खुश रख पाएंगे? क्योंकि सरकार के हाथ में बहुत सीमित जॉब्स हैं, सीमित एजुकेशन है, इसमें आप ऑलरेडी 50% से ज्यादा हिस्सा रिजर्व रखने लगे हैं। तो वो ये नहीं कह रहे कि ये सही है या गलत, वो कह रहे हैं कि सरकार की सीमाओं को समझिए कि आप अब अपनी सीमा के चरम तक पहुंचने लगे हैं, इसके आगे समस्या और विकराल होने वाली है। इसलिए हमें और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना होगा। और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या है? फंडामेंटल प्रॉब्लम है अर्थव्यवस्था की सूरत, और महज आज का सूरत हाल नहीं, बल्कि वो फिलॉसफी जो हमारी अर्थव्यवस्था को गाइड कर रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को गाइड कर रही है। कैसे? अगर सवाल अभी समझ में नहीं आया है, थोड़ा और आगे जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मायरा साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो हालत है या अर्थव्यवस्था की जो दिशा है वो बहुत डिस्टॉर्टेड है। डिसेंट जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है,
लोगों को जो सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, यानी एजुकेशन, हेल्थ, इस प्रकार की सुविधाएं बहुत सीमित हैं। तो जब तक कि हम अपनी अर्थव्यवस्था का दिशा और दशा नहीं बदल देते, तब तक सरकारों के लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है कि वो सबको वो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा दे पाए। वो सामाजिक सुरक्षा जिनको देने का वायदा करने पर ही सरकारों की लेजिटिमेसी टिकी है। आखिर हम सरकारें चुनते क्यों हैं? इसीलिए तो चुनते हैं। तमाम कारण हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़े कारक यही हैं कि लोग चाहते हैं कि एक उनकी सामूहिक चेतना के प्रतिनिधि के तौर पर सरकारें उनको तमाम सुविधाएं, तमाम सुरक्षाएं मुहैया करा सकें। इसीलिए सरकारें चुनी जाती हैं, इसीलिए सरकारों का इतना खर्चा जनता उठाती है। संपादकीय आगे क्या कहता है? तो ऐसे में यह भी देखना होगा कि ये आर्थिक विषमताएं पूरी दुनिया में बढ़ी हैं, और केवल गरीब देशों में नहीं या मध्यम आय वाले देशों में नहीं जैसे भारत, बल्कि अमीर देशों में भी ये समस्याएं बढ़ी हैं। सरकारें बड़ा स्ट्रगल कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं कि वो किस चीज पर ध्यान दें। और ये संघर्ष देखिए उस संघर्ष से अलग है कि वो अपने प्रोमिसेस पे डिलीवर कर पा रही हैं कि नहीं। ये संघर्ष है कि वो किन चीजों पे ध्यान दें। मायरा साहब एक बहुत फंडामेंटल सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि सरकारों पर दबाव है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाइए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण करिए, उद्योगों को बढ़ावा दीजिए, उद्योगपतियों को बढ़ावा दीजिए। दुनिया भर की सरकारों पर यही दबाव है। मायरा साहब पूछते हैं, सीधे नहीं, एक व्यंग के तौर पे पूछते हैं, कटाक्ष के तौर पे पूछते हैं कि इस दबाव में ही कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। वो कहते हैं कि इस चक्कर में हुआ यह है कि पॉपुलिज्म का उभार हुआ है, यानी कि केवल लोकप्रियता पाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं उनमें उभार आया है। क्योंकि पॉपुलिज्म जो है वो लेफ्ट, यानी जो इसको हम वैचारिकी का लेफ्ट कहते हैं वहां पर भी एग्जिस्ट करता है, और जिसको हम राइट विंग कहते हैं वहां भी एग्जिस्ट करता है, बस सूरतें बदल जाती हैं। जो लेफ्ट यानी वाम मार्ग का पॉपुलिज्म है वो कहता है कि सबको सोशल सिक्योरिटी दीजिए, सबके लिए बेसिक सुविधाएं दीजिए, सबको एजुकेशन दीजिए, सबको हेल्थ दीजिए, वगैरह वगैरह। आप बेसिक दिशा समझ गए। इसी प्रकार से राइट का जो पॉपुलिज्म है वो कहता है कि हमें संस्कृति की रक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि एंग्जाइटीज उसके अंदर भी हैं। तो वो कहते हैं संस्कृति की रक्षा कीजिए, बाहर से जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, प्रवासी आ रहे हैं, इनको रोकिए, हमारे पास अपने लिए कम पड़ रहा है। तो इस तरह का उभार दोनों ध्रुवों पर पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है, दोनों ध्रुव यानी दक्षिण और वाम। अब थॉमस पिकेटी साहब का जिक्र आता है। थॉमस पिकेटी साहब तो बहुत लोकप्रिय हुए अपनी किताब कैपिटल लिखने के बाद, जिसमें उन्होंने पूंजी के उभार की चर्चा की है, और ये किताब बहुत पॉपुलर हुई कि कैसे 17वीं 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक पूंजी का स्वरूप बदला है। उस पर चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन कैपिटल और एंड आइडियोलॉजी नाम की अपनी किताब में वो एक और बात कहते हैं कि अधिकतर दुनिया 3 हिस्सों में डिवाइडेड रही। मायरा साहब कहते हैं भारत में ये डिवीजन 4 तरीकों से रहा। दुनिया में जब 3 तरीकों से रहा तो एक राजा हो गया, एक नोबिलिटी हो गई, और एक हो गए आम वर्ग। इस प्रकार से भारत में, जिसको वर्ण व्यवस्था का रूप दिया जाता है, उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की संकल्पना तब के लोगों द्वारा थोपी गई समाज पर या प्रस्तावित की गई समाज पर। तो इस व्यवस्था का जो एम था वो ये था कि जो समाज में विषमता भी है उसको वो जस्टिफाई कर देती थी। आप पूछेंगे कैसे? मायरा साहब कहते हैं कि देखिए कितना आसान था ना। जो समाज में सबसे निचले दर्जे पर हैं उनके उभार का रास्ता उसी समय नहीं खुलता था। वो अपने स्टेटस को बढ़ा नहीं सकते थे। मे बी इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो बेहतर वर्ण में पैदा होंगे, कम से कम थियोलॉजी ऐसी थी। इस बात पर तमाम बहसें हो सकती हैं, स्कॉलर्स आ भी सकते हैं, कह सकते हैं तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसे राजा, तमाम ऐसे वर्ग रहे जिन्होंने अपने स्टेटस को उसी जन्म में बदला। लेकिन वो एक अलग मामला है। ब्रॉड जनरलाइजेशन में देखें तो सोसाइटी को ये इंटरनलाइज कराया गया। सोसाइटी ने इस बात को स्वीकार किया कि इनइक्वालिटी जो है उसके कारण ये है कि कुछ लोग तो बने ही राज करने के लिए हैं, कुछ लोग तो बने ही ज्ञान के लिए हैं, और कुछ लोग गरीब हैं अपने कारणों से। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? हम जाति व्यवस्था पे जा नहीं रहे क्योंकि वो एक अलग बड़ी बहस है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिकेटी साहब कहते हैं कि हर समाज को वहां पर जो विषमताएं हैं, गैर बराबरियां हैं, उनके लिए एक लॉजिक बनाना पड़ता है। आप तमाम तर्क दीजिए, तमाम कमियां गिनाइए उस लॉजिक की, लेकिन आपको यह मानना होगा कि एक ऐसा लॉजिक हर समाज अपने पास रखता है जिससे वो अपनी बहुसंख्या को,
अधिकतर जनसंख्या को विश्वास दिला सके कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए करती है। जनता का उसमें विश्वास भी होना चाहिए। कभी वर्ण व्यवस्था के चलते वो विश्वास बना रहा, यूरोप में जो 3 स्तरीय व्यवस्था बताई हमने, उसके चलते वो विश्वास बना रहा। पिकेटी साहब कहते हैं कि नहीं, तो अगर जनता को ये समझ नहीं आ रहा, उसको कारण नहीं मिल रहा कि ये इनइक्वालिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, तो वो पूरा सामाजिक और राजनीतिक संरचना जो है, जो पूरा पॉलिटिकल एंड सोशल एडिफिस है, वो भरभरा के गिर जाएगा। तो इसलिए हर समाज अपने वो तर्क विकसित करता है। उदाहरण के तौर पर जो आधुनिक विषमता है, उसके लिए भी तर्क डेवलप हो चुका है। तर्क क्या है कि फ्री मार्केट है, सबके लिए समान सुविधाएं हैं, जो लोग इनका बेहतर फायदा उठा पा रहे हैं वो आगे बढ़ जा रहे हैं, जो नहीं उठा पा रहे वो पीछे रह जा रहे हैं। तो आधुनिक समाजों में ये तर्क आम तौर पर लोग मान चुके हैं। कुछ क्रांतिकारी विचारधाराओं को छोड़ दिया जाए, कुछ विचारधाराओं को छोड़ दिया जाए, तो आमतौर पर यह तर्क मान लिया गया है। पिकेटी साहब कहते हैं कि अब दूसरा एक तर्क उभरने लगा है बड़ी तेजी से, कि तमाम जो मेरिट की बात होती थी, कि जिसमें मेरिट है, समाज इतना फ्री है कि वो बढ़ के ऊपर तक व्यक्ति जा सकता है, उसका परिवार जा सकता है, वो जनसंख्या जा सकती है। उस मेरिट के सवाल पर अब प्रश्न उठने लगे हैं, क्योंकि ये समाज में ये समझ विकसित हो रही है कि मेरिट का खेल इतना सीधा साधा भी नहीं है। यानी कि जो ऑलरेडी समाज में प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास तमाम तरह की सुविधाएं हैं, वो ज्यादा काबिल नहीं है, ज्यादा सक्षम है उस काबिलियत को अपने पास जमा कर सकने में। जबकि जो समाज में ऑलरेडी पिछड़े हैं किसी भी लेवल पे, चाहे वो जाति के लेवल पर हो, वो लिंग के लेवल पर हो, वो वर्ग यानी अपनी आर्थिक स्थिति के लेवल पर हो, किसी भी लेवल पे अगर वो पिछड़े हैं, तो प्रिविलेज पाने का रास्ता, समाज में ऊपर जाने का रास्ता उनके लिए इतना आसान नहीं है। अब समाज में ये समझ आने लगी है। अब समाज में अगर ये समझ आने लगी है और समाज ये लॉजिक डेवलप नहीं कर पा रहा है कि लोगों को विश्वास दिलाए कि आप कुछ अपने ही कारणों की वजह से पिछड़े हैं, तो या तो समाज बदल देना होगा या फिर कोई नया लॉजिक खोजना होगा। मायरा साहब कहते हैं समाज बदलना होगा। कैसे कहते हैं? उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, कैसे कहते हैं इस पर भी हम आएंगे। इसके वो इतिहास पे ले जा रहे हैं कि ये समझ, जो आज की समझ है, वो डेवलप कैसे हुई। वो कहते हैं कि पैसा जो है, इसकी उत्पत्ति पर अगर हम ध्यान दें तो दुनिया भर की जो तमाम सभ्यताएं हैं, वहां पे मनी लेंडर्स को, जो सूद पे पैसा देते थे, सूदखोरी करते थे, उनको नफरत की निगाह से देखा गया। कुछ धार्मिक संप्रदाय ऐसे थे, कुछ जातियां ऐसी थी, उनको इस नफरत से देखा गया या उनका मजाक उड़ाया गया कि पैसे पर उनका आधिपत्य है, वो लोगों को पीछे रखते हैं। इसके बाद इस वर्ग का धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ता गया। वो एक समय समाज के शक्ति अनुपात में हाशिए पर रहे, उनका मजाक बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनका आधिपत्य बढ़ा। वो युद्धों को फाइनेंस करने लगे, वो ये निर्धारित करने लगे कि ना सिर्फ देशों और समाजों पर बट महाद्वीपों पर किसका साम्राज्य होगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय का एक कारण ये बताया जाता है, संपादकीय नहीं कहता, लेकिन हम इतिहास के छात्र हैं, हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मुकाबले की सेना कई भारतीयों के पास थी, मराठों के पास थी, सिखों के पास थी, लेकिन फिर भी वो हारे। उसका एक कारण यह भी था कि फाइनेंस करने के लिए जितनी सुविधा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की उपस्थिति की वजह से या तमाम दूसरे व्यापारी घरानों की वजह से, वो सुविधा भारतीय राज्यों के पास नहीं थी। नेपोलियन बोनापार्ट जब बैटल ऑफ वाटरलू में हारता है, तो इसका भी कारण यही बताया जाता है कि उसको फाइनेंसिस का इतना की कमी हो चुकी थी, जो अंग्रेजों के पास बिल्कुल भी नहीं थी, और उसने एक निर्णायक रोल प्ले किया वाटरलू के युद्ध में, और यूरोप पर किसका आधिपत्य होगा इस बात का निर्णय करने में। तो ये तमाम बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि पैसे का आधिपत्य, और जिन लोगों का पैसे पर आधिपत्य था, उनकी समाज में स्थिति आधुनिक विश्व का उदय होते होते 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी आते होते होते बहुत मजबूत हो गया। एक एनेक्डोट भी कोट करते हैं मायरा साहब, कहते हैं कि जब अमेरिकी सिविल वॉर चल रहा था 19वीं शताब्दी के मध्य में, तो अब्राहम लिंकन ने उस युद्ध की समाप्ति पर कहा था कि अब जनता लोकतंत्र में जी पाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि पैसे का रोल धीरे धीरे कम हो जाएगा और लोकतंत्र इस अर्थनीति के ऊपर रहेगा, यानी लोकतंत्र संचालित करेगा, लोग संचालित करेंगे कि पैसे का उपयोग उनकी भलाई के लिए कैसे हो। मायरा साहब कहते हैं कि ये उम्मीद तो बड़ी उज्जवल थी, लेकिन उस उम्मीद का सूरज अस्त हो गया जब अंततः ये तय हुआ कि दो फिलॉसफी जो है, एक कीन्स साहब की फिलॉसफी हमने कहा था कि हम जिक्र करेंगे, और एक फ्राइडमैन की फिलॉसफी।
बहुत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन दो आर्थिक फिलॉसफीज इमर्ज की। कीनेशियन फिलॉसफी कहती थी कि मार्केट फ्री होना चाहिए, लेकिन अंततः जब तक सरकारें हस्तक्षेप नहीं करती हैं, सरकारों को खर्चा करना पड़ेगा डिमांड और सप्लाई को आगे बढ़ाते रहने के लिए, लोगों को जीवन स्तर सुधारने के लिए, और फिर मार्केट अपने आप उसके पीछे पीछे ग्रो करेगा। यह मुख्य आधार था कीनेशियन फिलॉसफी का, जिस आधार पर उसकी लड़ाई थी फ्राइडियन फिलॉसफी से, फ्राइडमेनियन फिलॉसफी से, माफ कीजिएगा, जो मॉनेटरी फिलॉसफी थी, जो कहती थी कि सरकार को कुछ नहीं करना, सरकार को बस पैसे के कंट्रोल पर अपनी निगाह रखनी है, और वो पैसे का कंट्रोल कभी कम करेगी, कभी ज्यादा करेगी, और उसी के माध्यम से अर्थव्यवस्था की साइकिल चलती रहेगी। अंततः विजय हुई फ्राइडमैन के आइडिया की, जिसको मॉनेटरिज्म कहा जाता है। मॉनेटरी वर्ड पैसे से आता है, तो मॉनेटरिज्म जीत गया कीनेशियन फिलॉसफी के ऊपर, और उससे क्या तय हो गया कि पैसे का कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया कि किसी भी सरकार की नीति कैसी होगी। और पैसे का कंट्रोल हम जानते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अंततः दुनिया भर की सरकारों में सेंट्रल बैंक्स का उदय हुआ। यह केंद्रीय बैंकों के हाथ में मॉनेटरी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी थी, और उस मॉनेटरी पॉलिसी ने यह तय करना शुरू कर दिया कि देशों की अर्थव्यवस्था, देशों की राजनीति, देशों का समाज कैसा बनेगा। तो अंततः जो मनी जो था वो सबसे मजबूत कारक बन गया, और सेंट्रल बैंकों के पास ये जिम्मेदारी जब आई तो उनकी अकेली जिम्मेदारी क्या रह गई, जैसा कि आप अक्सर सुनते भी होंगे कि उनको करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखना है, करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना है, गिराना है, जो भी, बट करेंसी उनका सबसे बड़ा चिंता का विषय बन गई। और इसलिए एक प्रकार से पैसों, जो पैसा है, मनी है, वो सरकारों से स्वतंत्र हो गया, बैंकों के अधीन आ गया, और सरकारें पैसे पर ज्यादा ध्यान देने लगी, मनी की वैल्यू पर ज्यादा ध्यान देने लगी, बजाय अपने नागरिकों के बारे में सोचने के, जो कि लोकतंत्र के अंतर्गत उनकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। तो एक बात तो हमने ये समझी कि मायरा साहब क्या कह रहे हैं कि आज की जो अर्थव्यवस्था की सोच डेवलप हुई है उसका इतिहास क्या रहा। उसके बाद एक और स्कॉलर का जिक्र किया है इन्होंने, मारियाना मजुकाटो, बहुत फेमस स्कॉलर है, इनकी एक किताब बड़ी फेमस है, इस संपादकीय में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन उस किताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। अगर आपको उस किताब का नाम आप खोज पाए तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपको मजमून बता दे रहा हूं क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग है, एक सजग नागरिक होने के नाते भी, और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप सरकारी अमला ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लोग अक्सर कहते हैं कि अरे सरकारी करती क्या है, असल ग्रोथ तो प्राइवेट सेक्टर में हो रही है। इन्होंने अपनी किताब, मैं उसके दो अक्षर भी बता देता हूं, पहला अक्षर है ई, दूसरा अक्षर है एस। अपनी किताब में उन्होंने साबित किया कि कैसे अमेरिका, जिसको कहा जाता है प्राइवेट इंडस्ट्री का हॉटबेड, जहां पे सारा प्राइवेट एंटरप्राइज, दुनिया की 10 बड़ी शीर्ष कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन ग्रो की, वहां पे सारा बेसिक काम नवाचार से लेकर स्टैब्लिश करने तक का, संस्थाओं को स्टैब्लिश करने तक का सरकारों ने किया। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि आप सरकार क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, महज इसलिए नहीं कि आपको एक सेफ सिक्योर जीवन चाहिए, बट इसलिए भी क्योंकि ऐतिहासिक रूप से सरकारों ने संस्थागत रूप से, व्यक्ति के तौर पर नहीं, संस्थागत रूप से नवाचारों के प्रोत्साहन में, अर्थव्यवस्था के निर्माण में बहुत मौलिक योगदान दिया है, और उसी के ऊपर हमारा पूरा प्रगति का ढांचा खड़ा है। तो खैर, उन्हीं मजुकाटो की किताब को, एक दूसरी किताब को, द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग को कोट करते हुए मायरा साहब कहते हैं कि जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल था शुरुआती आधुनिक समय की शुरुआत में, वो ये था कि उन्हें अर्थव्यवस्था के पहियों को गतिमान रखना है। इंडस्ट्री शुरू करने में दिक्कत आ रही है, हमसे पैसा ले लो, इंडस्ट्री चलाओ, रोजगार पैदा करो, नवाचार करो, संस्थाएं बनाओ, ये रोल था। लेकिन धीरे धीरे रोल क्या हो गया, पैसा प्राथमिकता हो गया, पैसा सबसे शक्तिशाली हो गया, सरकारें खुद इसके अधीन हो गई। तो अब ये बैंक इतने बड़े शक्ति केंद्र बन गए कि इनका प्राइमरी एम हो गया कि खुद के लिए प्रॉफिट जनरेट करना है, और इसलिए जो इनको लुब्रिकेंट का काम करना था, ये स्वयं में एक इंडस्ट्री का रूप ले लिए, और बहुत सारा पैसा, बहुत सारी पूंजी केवल इन्हीं के पास रह गई। पूंजी का तो ये रोल ही नहीं होना था, पूंजी का रोल होना था समाज के पहिए चलाने के लिए। यहां पूंजी के खुद के न्यस्त स्वार्थ डेवलप हो गए, और इसलिए माना जाता है, मायरा साहब कह रहे हैं कि इस वजह से दुनिया में इनइक्वालिटी
हालिया समय में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई देखी गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जो तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग सेक्टर उदाहरण के तौर पर, इनकी ताकत भी हाल के समय में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई देखी गई है। तो जो अब एक आर्थिक गेम के, इकोनॉमिक गेम्स के जो रूल्स हैं वो सबसे अमीर लोगों द्वारा तय किए जा रहे हैं। वो तय करते हैं कि सरकारों की पॉलिसी क्या होगी, वो अपने हिसाब से तय करते हैं कि मनी और लेबर के रूल्स क्या होंगे, वो अपने अनुसार उसको सेट करते हैं। तनख्वाहें क्या दी जाएंगी, छोटे एंटरप्राइजेस की कीमत कितनी लगाई जाएगी, ये तमाम चीजें सबसे अमीर लोग तय करने लगे हैं। जो आम लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, इनफॉर्मल एंटरप्रेन्योर हैं, इनका जीवन संकुचित होता जा रहा है, शक्तिहीन होता जा रहा है। आप खुद ही देखिए अपने आसपास जो तमाम नए रोजगार इमर्ज किए हैं, वहां पर कितने ऐसे हैं जहां पर आप सुनते हो कि वहां के कर्मचारियों ने अपना यूनियन बना रखा हो, क्योंकि ये विचार ही अब पुराना होने लगा है कि कर्मचारियों का अपना कोई यूनियन होना चाहिए भी। इस तरफ मायरा साहब ध्यान दिलाते हैं। और फिर आ जाते हैं भारत की यथास्थिति पर। कहते हैं कि भारत के लिए ये स्थिति इसलिए चिंताजनक है क्योंकि भारत में वो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है जिसको अच्छा रोजगार चाहिए, महज रोजगार नहीं, अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, एस्पिरेशंस हैं उनके। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे इनइलास्टिक अर्थव्यवस्था मानी जाती है एम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों को लेकर। इनइलास्टिक का मतलब कि जैसे जैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है, हर जीडीपी परसेंटेज के साथ हमारे जितने रोजगार पैदा होने चाहिए थे वो रोजगार उतने नहीं पैदा होते। उस मामले में इनइलास्टिक है। और इसीलिए दुनिया की सबसे गैर बराबरी वाले समाज का निर्माण भी हमारे देश में हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इसलिए जरूरत है कि जिस प्रकार से अभी हम अपनी इकोनॉमिक पाई, जो हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी रोटी है, इसका विभाजन हम जिस तरह से कर रहे हैं उसके तरीकों को बदल दें। हम ज्यादा ध्यान दें उन लोगों पर जिनको इस हिस्से की ज्यादा जरूरत है। यानी कि जो छोटा सा एक अल्पसंख्यक धनी वर्ग ऊपर बैठा है, उसके हाथ से ताकत को निकालकर बहुसंख्यक लोगों में विभाजित किया जाए। इसके लिए तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत होगी। हमें संस्थाओं के देखने के नजरियों को बदलना होगा। मे बी नई संस्थाएं स्थापित करनी होगी या पुरानी संस्थाओं के नजरियों को बदलना होगा। सरकारों को सुनना होगा, आम लोगों को ज्यादा और बड़े बड़े उद्योगपतियों की थोड़ी कम। अगर ये सारे बदलाव हम कर पाते हैं, हम ये सोच पाते हैं कि हमें केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार कर हम सरकारों के तौर पर अपना रोल अदा नहीं कर दे रहे हैं, बल्कि हमें लोगों का जीवन स्तर सुधारना होगा। अगर ये बातें चर्चा में ज्यादा रहने लगती हैं, ये बातें लोगों की आम समझ में आ जाती हैं, तो फिर हम उस समस्या से निपट पाएंगे जिस समस्या की ओर इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ईडब्ल्यूएस वाले मामले पर अपना जजमेंट दिया। तो ये था आज का संपादकीय। ज्यादा वैचारिकी पर बेस्ड था, विचारों पर बेस्ड था। फिर भी हमने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि नए नए विचार आते रहने चाहिए। हमारे दरवाजे बंद भी हों तो हमारी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए, किसी महान व्यक्ति ने कहा था। तो उसी खिड़की से एक विचार। आज के संपादकीय में इतना ही। मिलते हैं अगले संपादकीय के साथ जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।